हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज के अंदर। दोस्तों लास्ट हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर रिवीजन कर लिया था रेसिडेंशियल स्टेटस का, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपने वो टॉपिक अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो सीए वाला के चैनल पर ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से कम समय के अंदर हमने वो दो टॉपिक्स को रिवाइज किया था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बेटा इनकम टैक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। राइट, तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने जो नोट्स का यूज किया है, अगर आपको वो नोट्स डाउनलोड करने हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जाना है पीडब्ल्यू ऐप पर, अपने आप को वहां पे रजिस्टर करना है और वहां पर आपको एक द्रोणाचार्य बैच मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको उस बैच में एनरोल कर लेना है और नोट सेक्शन में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। राइट, तो सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये सुपर फास्ट रिवीजन है, किसी भी तरीके से ये मेन लेक्चर का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। अगर आपने पहले से ये लेक्चर कर रखा है, सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप इसको एज अ रिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो अपने आप से पहले चैप्टर पढ़ लें और उसके बाद आके रिवीजन वीडियो देख लें, हेल्पफुल होगा। या फिर पहले ये रिवीजन वीडियो देख लें और बाद में इन डिटेल बैठ के अपने एंड से आप रिवीजन कर लें, तो भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप सोचे कि केवल ये वीडियो करके हम चले जाएंगे एग्जाम में और क्वेश्चन कर लेंगे, तो दोस्त ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन से कभी भी आप लोगों का मेन क्वेश्चन हल नहीं होता, वो केवल और केवल आपको हेल्प करने के लिए होते हैं अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। राइट, चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सैलरी हेड में इनकम तभी क्वालिफाई करेगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कब होता है? जब मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप कैसा होता है? जहां पर आपका जो मास्टर यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने सर्वेंट यानी कि एम्प्लॉय को बताता है कब क्या कैसे करना है और उसके लिए उसको पीरियोडिकली पेमेंट करी जाती है। अगर ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। जो पेयर पे को दे रहा है वो इनकम अंडर दैट सैलरी में आ जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो भी रिम्यूनरेशन आपको रिसीव हो रहा है वो या तो आपका क्वालिफाई करेगा अंडर द हेड पीजीबीपी या तो अदर सोर्सेज व्हाटसोएवर द केस में भी। अगला निकल कर आता है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों ही केसेस में आपको जो सैलरी मिल रही है वो इनकम अंडर दैट सैलरी में आती है। ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय एट अ टाइम दो जगह पर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पे हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जे है, वो ए लिमिटेड में भी काम करते हैं और वो बी लिमिटेड में भी काम करते हैं। दिन का आधा समय वो ए लिमिटेड में देते हैं और आधा समय वो बी लिमिटेड में देते हैं। दोनों से उनको जो भी सैलरी मिल रही है वो उनकी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम अंडर दैट सैलरी में। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है? आपने अपनी सैलरी को वेव ऑफ कर दिया। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हो कि मुझे मेरी सैलरी नहीं चाहिए, मेरी सैलरी आप एक काम करो डोनेट कर दो किसी ऑर्फेनेज हाउस में, आप इसे डोनेट कर दो कहीं पर अर्थक्वेक आया है वहां पे रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आप मेरी सैलरी का इस्तेमाल कर लो। कुल मिला के कहने का मतलब आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी लेकिन आपने सैलरी फॉरगो कर दी। तो सरकार कहती है कि अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई है और सब्सिक्वेंटली आप इस सैलरी को फोरगो करते हो तो ये वेवर ऑफ सैलरी है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है और हम इस पे आपको टैक्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी अप्रैल से लेकर मार्च तक, आपने सैलरी रिसीव करी अप्रैल से लेकर फेब तक, मार्च मंथ का सैलरी आपने फोरगो कर दिया, तो यहां पर आपको पूरे 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको 11 महीने की सैलरी मिली है। एक महीने की सैलरी सरकार कहती है आपने वेव ऑफ करी है, आपने खर्च करी है, इसको 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 हम टैक्सेबल करेंगे, मतलब ड्यू हो गई तो टैक्सेबल होगी। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हो अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, तो उस केस में आपने जो सैलरी सरेंडर करी है उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 महीने की सैलरी अपने पास रखी और 2 महीने की सैलरी मैंने सरेंडर कर दी वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी 10 महीने की होगी। 2 महीने की सैलरी जो मैंने सरेंडर कर दी उस पर मुझे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
अगला पॉइंट निकल कर आता है सैलरी पेड टैक्स फ्री। सैलरी पेड टैक्स फ्री क्या होता है कि सर यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है और एम्प्लॉय की सैलरी पे जो भी इनकम टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर अपने पास से गवर्नमेंट को पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है और एम्प्लॉय की उस सैलरी पे जो इनकम टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। सरकार कहती है कि यहां पर जो एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ये एक परक्यूजिट है और ये इसकी सैलरी में ऐड बैक हो जाएगा। ऐड बैक होने के बाद दोबारा से टैक्स निकाला जाता है और जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा किया हुआ है वो एडजस्ट हो जाता है। रिमेनिंग टैक्स जो है वो एम्प्लॉय को पे करना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी कहता है कि सर जहां पर आपने सर्विसेज रेंडर करी हैं वहीं पे आपकी सैलरी जो है वो एक्रू होगी। तो अगर आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी हैं तो दुनिया जहान में कहीं पर भी आपको सैलरी रिसीव हो आपका ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 15। हर एक हेड ऑफ इनकम का अपना बेसिस ऑफ चार्ज होता है। हर एक हेड ऑफ इनकम का अपना बेसिस ऑफ चार्ज होता है। वैसे ही सैलरी इनकम का जो बेसिस ऑफ चार्ज है वो सेक्शन नंबर 15 में है। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि सर जो सैलरी है वो चार्जेबल टू टैक्स करी जाएगी ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो अगर सैलरी ड्यू पहले हो गई रिसीव बाद में हुई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। रिसीव पहले हुई और ड्यू बाद में हुई तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, बाद में जब वो ड्यू होगी तो वो दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी। हाउएवर वेयर एनी सैलरी इज पेड इन एडवांस इज असेस्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। मतलब अगर आपको एडवांस में सैलरी मिला और वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो गया देन इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज ड्यू। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2022-23 में, प्रीवियस ईयर 2022-23 में मतलब अप्रैल 22 से मार्च 23 में आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने एम्प्लॉयर को, 12 महीने आपने सर्विसेज दी और आपने 22-23 में ही 2 महीने की सैलरी 23-24 की एडवांस में ले ली। आपके घर में आपके बहन की शादी थी, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट किया और एम्प्लॉयर ने आपको अप्रैल 23 और मई 23 का सैलरी 22-23 में ही दे दिया। तो इस केस में 22-23 में आपको 14 महीने की सैलरी मिली है, 12 महीने की सैलरी ड्यू होके मिली है और 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिली है। तो 22-23 में आप 14 महीने की सैलरी पे टैक्स दोगे। अब जब 23-24 आएगा तो सैलरी 12 महीने की ड्यू होगी अप्रैल से लेकर मार्च तक की, लेकिन अप्रैल और मई 23 की सैलरी ऑलरेडी आपके पिछले साल टैक्सेबल हो चुकी है। तो अब वो 23-24 में टैक्सेबल नहीं होगी, 23-24 में केवल 10 महीने की ही सैलरी टैक्सेबल होगी। इसके बाद अगर आपको एरियर्स ऑफ सैलरी मिलता है तो एरियर्स जिस ईयर में रिसीव होता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है। यहां पे एरियर से हमारा मतलब क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट से है। रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट क्या होता है, पास्ट डेट से जब इंक्रीमेंट मिलता है तो उसको एरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हैं या एरियर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। तो एरियर्स जिस ईयर में आपको रिसीव होंगे उसी ईयर में टैक्सेबल होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपकी सैलरी में से एडजस्ट होता है। ये एक तरीके का बोरोइंग है जो आपने अपने एम्प्लॉयर से किया है। एम्प्लॉयर लोन की अमाउंट को और एडवांस अगेंस्ट सैलरी की अमाउंट को आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है। तो लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है एज अ सैलरी। लेकिन आपको एडवांस में सैलरी मिल जाए, एडवांस अगेंस्ट सैलरी नहीं मिला, आपको सैलरी ही एडवांस में मिल जाए, एडवांस सैलरी कभी भी एडजस्ट नहीं होती। तो अगर आपको एडवांस सैलरी मिल रही है तो वो आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी को हम कभी भी सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं करते। अब अगला पॉइंट निकल कर आता है मित्रों अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस होते हैं फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट। एम्प्लॉयर आपको सैलरी के अलावा फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। वो एक्सपेंसेस जो है वो पर्सनल हो सकते हैं, वो एक्सपेंसेस जो है वो ऑफिशियल नेचर के हो सकते हैं, राइट। तो सर अलाउंसेस क्या है, एक फिक्स मॉनेटरी पेमेंट है जो आपका एम्प्लॉयर आपको कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मेडिकल अलाउंस दे सकता है। आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन के खर्चे को मीट आउट करने के लिए टेलीफोन अलाउंस दे सकता है। तो अलाउंस किसी एक स्पेसिफिक खर्चे के लिए दिया जाता है और ये इन एडिशन टू बेसिक सैलरी होता है, राइट। अब हमारे पास जो अलाउंसेस हैं वो 3 कैटेगरी के हैं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस और पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, जिनको हम स्पेशल अलाउंसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या है, जो सर हमेशा 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 टैक्सेबल होते ही है।
इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सर्वेंट अलाउंस दे रहा है, घर पे नौकर रखने के लिए अलाउंस दे रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको खाने पीने के लिए मील अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, ये अलाउंसेस दे रहा है तो टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डियरनेस अलाउंस दे रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहा है, ये कब दिया जाता है? जब आपका एम्प्लॉयर आपको किसी महंगी सिटी में ट्रांसफर करता है। महंगी सिटी मतलब छोटी सिटी से, टीयर 2 सिटी से अगर मान लो आपका ट्रांसफर टीयर 3 सिटी में हो रहा है, तो टीयर 3 सिटी में खर्चे ज्यादा होते हैं। सॉरी, टीयर 2 सिटी से टीयर 1 सिटी में हो रहा है, तो टीयर 1 सिटी में आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का ही एक भाई है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ये भी कब दिया जाता है? जब आपको ऐसी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? हाई है। अगेन वही चीज कि अगर आपको टीयर 2 से टीयर 1 सिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो टीयर 1 सिटी में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, कन्वेंस के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी नॉर्मल सैलरी जो टीयर 2 में चल रही थी, वही सैलरी से आपका टीयर 1 सिटी में गुजारा नहीं होता, तो आपका एम्प्लॉयर उसके लिए आपको हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या फिर सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस देता है। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन अलाउंस देता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर आपको ओवर टाइम अलाउंस देता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस क्या होते हैं? सर ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। ये कौन से अलाउंसेस हैं? सर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस मिलते हैं, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं, कभी भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के जो एम्प्लॉइज हैं, इनको जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, कभी भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, इंडियन सिटीजन हो और गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया के बाहर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंडियन सिटीजन हो और गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स प्रोवाइड करे हैं वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, वो एम्बेसडर है इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मिस्टर राम एम्बेसडर है इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर राम को जो सैलरी देती है वो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया होती है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने पढ़ा था। अब इस सैलरी को इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा, लेकिन मिस्टर राम को गवर्नमेंट जो अलाउंसेस दे रही है, परक्विजिट्स दे रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो अलाउंसेस और परक्विजिट उसके एग्जेम्प्ट रहेंगे। ऐसी बातें सेक्शन 10(7) में लिखी हुई हैं। इसके बाद अगला निकल कर आता है आपके पास स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस मतलब वो अलाउंसेस जो पार्टली एग्जेम्प्ट है और पार्टली टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल अलाउंसेस की। वो अलाउंसेस जो ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको दिए जाते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा रूल चलता है बेटा ऑफिशियल अलाउंसेस में। ऑफिशियल अलाउंसेस में सिंपल सा रूल चलता है, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, या फिर जितना आपने स्पेंड किया है, जितना आपने स्पेंड किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है और जितना अलाउंस आपने स्पेंड किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए, इन दोनों में जो भी मेरे बेटा लोअर रहेगा, वो लोअर वाली अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जितना आपको अलाउंस रिसीव्ड हुआ है या फिर जितना आपने स्पेंड किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए, दोनों में जो भी लोअर रहेगा मित्रों, वो आपका क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब सर कौन कौन से अलाउंसेस ऑफिशियल अलाउंस में आते हैं? सबसे पहला आता है ट्रांसफर अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन में ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर अलाउंस दिया जाता है, ताकि आप अपनी पुरानी सिटी से अपना जो भी सामान है वो नई सिटी में ट्रांसफर कर सको। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया है मुंबई, तो दिल्ली में आपके पास ऑब्वियसली घर पे कुछ सामान होगा, आपके पास बेड होगा, फर्नीचर होगा, एसी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, टीवी होगा, तो इनको अब आप मुंबई लेके जाएंगे। तो मुंबई लेके जाने के लिए इनका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। इसको अपन बोलते हैं मूवर्स एंड पैकर्स। आपको मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस लेनी पड़ेगी, जो यहां से आपका सामान मूव करेंगे मुंबई के लिए। तो मूवर्स और पैकर्स की सर्विस लेने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसफर अलाउंस देता है। अब मान लो आपको ट्रांसफर अलाउंस मिला 10,000 और आपने उसमें से खर्च किए केवल 7,000, तो बचे हुए 3,000 रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे।
आपके ऊपर अगर बर्डन ज्यादा है तो आपका एम्प्लॉयर आपको बोल सकता है कि एक काम करो, अपना पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी हायर कर लो। तो अगर आपको एम्प्लॉयर पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी रखने के लिए अलाउंस दे रहा है तो उसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। अगेन, जितना अलाउंस आप खर्च करोगे ऑफिशियल पर्पस के लिए उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। बात समझ रहे हो? उससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 रुपीज दिए हेल्पर अलाउंस को रखने के लिए, लेकिन आपने हेल्पर को अपॉइंट कर लिया केवल 8,000 रुपए में। अब ये जो हेल्पर है ये 60% आपका ऑफिशियल काम करता है और 40% आपका पर्सनल काम करता है। तो 8,000 रुपीज आप उसको सैलरी दे रहे हो, 8,000 में 60% वो ऑफिशियल काम कर रहा है, यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप खर्च कर रहे हो 8,000 का 60% यानी कि 4,800। तो 10,000 का हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, उसमें आप 4,800 ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो। रिमेनिंग अमाउंट जो होगी बेटा जी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आपका एम्प्लॉयर आपको फर्दर स्टडीज के लिए अगर एकेडमिक अलाउंस दे रहा है कि पढ़ो लिखो ज्ञान लो और हमारे बिजनेस में उस ज्ञान को अप्लाई करो, तो उस केस में जितना पैसा आप अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रहे होंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ऑफिशियल रिसर्च के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस मिल रहा है, जितना ऑफिशियल रिसर्च में खर्च होगा या फिर जितना अलाउंस रिसीव हुआ है दोनों में जो भी लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दे रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है कि एम्प्लॉइज को सेम यूनिफॉर्म पहननी है। जैसे आर्मी में देखा होगा सबकी यूनिफॉर्म होती है, आपने देखा होगा पुलिस में सबकी यूनिफॉर्म होती है, आप कभी लाइफस्टाइल वगैरह जाते होंगे तो वहां पे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होती है सबकी उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, पेट्रोल पंप में भी सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस देता है। जितना पैसा आप खर्च करोगे यूनिफॉर्म अलाउंस में से यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए उतना पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट? अच्छा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डेली अलाउंस दे रहा है, डेली अलाउंस किसके लिए होता है सर? डेली अलाउंस बेसिकली उनको दिया जाता है जो एम्प्लॉइज टूर पे रहते हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी से तीसरी सिटी कंपनी के काम से जाते रहते हैं, उनको एम्प्लॉयर क्या देता है? डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का पर्पस होता है फूड का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, इनको मीट आउट करने के लिए। तो मान लो आपका एम्प्लॉयर आपको डेली अलाउंस दे रहा है 15,000 रुपए महीना और उसमें से आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो 10,000 रुपए महीना, आप 5,000 रुपए महीना सेव कर रहे हो, तो जितना पैसा आप सेव कर रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है 15,000 रुपए महीना डेली अलाउंस का, लेकिन आप खर्च कर रहे हो 16,000 रुपए, तो स्पेंट है 16, रिसीव्ड है 15, दोनों में जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन आपको 15,000 की मिलेगी, यानी कि कुछ भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस अलाउंस दे रहा है। कन्वेंस अलाउंस किसको दिया जाता है? जो विद इन द सिटी लिमिट अपने कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं उनके लिए। आपने हो सकता है कई बार अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो वहां पर आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा हो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं सर? ये जो मेडिसिन बनाती है कंपनी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनी एमआरस को हायर करती है और इनको कहती है कि डॉक्टर्स के पास जाओ और उनको बोलो कि वो प्रिस्क्रिप्शन में हमारी दवा लिखें। बेसिकली ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर द सेल्स एजेंट्स ऑफ द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये एमआरस क्या करते हैं? अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं और अपनी कंपनी की दवाई के बारे में उनको बताते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारी जो दवा है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखिए। राइट? तो अब ये जो एमआर है वो मान लो एक डॉक्टर के पास जा रहा है, फिर 3 किलोमीटर बाद दूसरे, फिर 4 किलोमीटर के बाद दूसरे, फिर 6 किलोमीटर के बाद तीसरे, इस तरीके से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। इसके लिए उसको कन्वेंस लगता है। या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा या तो वो अपने कन्वेंस का इस्तेमाल करेगा। अपने कन्वेंस का इस्तेमाल करेगा तो उसमें पेट्रोल लगेगा, उस पेट्रोल के लिए उसका एम्प्लॉयर उसको क्या देता है? कन्वेंस अलाउंस। तो जितना पैसा आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करोगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ट्रैवलिंग अलाउंस अगेन उन एम्प्लॉइज को मिलता है जो लोग टूर पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, उनको एम्प्लॉयर क्या देता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इज सॉर्ट ऑफ डेली अलाउंस। राइट? डेली अलाउंस की जगह पे ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस का पर्पस वही है कि आपकी जो टिकट्स है एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए उसका खर्चा, आपका फूड का खर्चा, आपका लॉजिंग का खर्चा, उन सबको मीट आउट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? उन सबको मीट आउट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? ट्रैवलिंग अलाउंस देता है। तो ये टोटल 8 हमारे पास ऑफिशियल अलाउंस है। और ऑफिशियल अलाउंस का सिंपल सा रूल है भाई, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ और जितना आपने खर्च किया ऑफिशियल पर्पस के लिए, दोनों में जो भी लोअर है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, पार्ट नंबर 2। वो अलाउंसेस जो आपको पर्सनल खर्चों को मीट आउट करने के लिए दिए जाते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा रूल चलता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए
सर जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है और जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, दोनों में जो लोअर है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। दोनों में जो लोअर है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सर पर्सनल खर्चों के केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज नॉट रिलेवेंट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेवेंट। यहां पे जो लिमिट इनकम टैक्स रूल्स में लिखी है उस लिमिट को देखा जाता है और जितना अलाउंस रिसीव हुआ है उसको देखा जाता है, राइट। इसमें सबसे पहला जो निकल कर आता है बेटा वो निकल कर आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको पता है एग्जेम्पशन मिलती है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलती है मैक्सिमम, और पर मंथ मैक्सिमम ₹100 तक की ही एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मान लो अगर आपको अलाउंस मिलता ही ₹90 का है, आपको अलाउंस मिलता ₹90 का है, तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन ₹100 की नहीं मिलेगी, इस केस में आपको एग्जेम्पशन ₹90 की ही मिलेगी। अगर आपको अलाउंस मिलता ₹120 का है, तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन ₹100 की मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों की एग्जेम्पशन ले सकते हो अप टू ₹100। अप टू का मतलब कि अगर आपका अलाउंस का अमाउंट ₹100 से कम है तो अलाउंस का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, और अगर आपका अलाउंस ₹100 से ज्यादा है तो ₹100 आपका एग्जेम्प्ट होगा। एक और चीज ध्यान रखना कि यहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलती है। अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके लिए एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो उसकी एग्जेम्पशन आप यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। ग्रैंड चिल्ड्रन की एजुकेशन अलाउंस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसकी एग्जेम्पशन यहां पे नहीं ले सकते। यहां पे केवल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलती है, और वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही मिलती है। अगर आपका एम्प्लॉयर उन बच्चों के हॉस्टल के लिए अलाउंस दे रहा है तो हॉस्टल अलाउंस में ₹300 पर मंथ तक एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अगेन, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हॉस्टल अलाउंस ₹200 दे रहा है तो उस केस में ₹300 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ₹200 की एग्जेम्पशन मिलेगी। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको ₹350 का अलाउंस दे रहा है तो उस केस में आपको ₹300 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मैक्सिमम एग्जेम्पशन ₹300 की है। अगर अलाउंस ₹300 से कम रहेगा तो कम वाली अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए दिया जाता है सर? ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है रेसिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेसिडेंस आने के लिए। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे सकता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है बेटा फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो उस डिसेबल्ड एम्प्लॉय को मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है अप टू ₹3200। मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है अप टू ₹3200। मान लो अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है, मान लो एम्प्लॉय ब्लाइंड है और उसका एम्प्लॉयर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है, मान लेते हैं उसका एम्प्लॉयर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है ₹4000, तो इस केस में उसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 3200। अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है और उसका एम्प्लॉयर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है ₹2800, तो इस केस में उसको 3200 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इस केस में उसको ₹2800 की एग्जेम्पशन मिलेगी। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेवेंट नहीं है। एक्चुअल आपने कुछ पैसा खर्च किया हो, खर्च ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है और जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, इनमें जो भी लोअर होगा उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर निकल कर आता है राजा बेटा, आउट स्टेशन अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस क्या होती है सर? आउट स्टेशन अलाउंस होती है उन एम्प्लॉइज को दी जाती है जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जो है वो पायलट है, एम्प्लॉय जो है वो एयरक्राफ्ट में कैबिन क्रू का मेंबर है, एम्प्लॉय जो है वो ट्रेन का ड्राइवर है, एम्प्लॉय जो है वो ट्रक का ड्राइवर है, एम्प्लॉय जो है वो शिप में कैप्टन है। ऐसे एम्प्लॉयज को आउट स्टेशन अलाउंस दिया जाता है। जब एम्प्लॉयर आउट स्टेशन अलाउंस देता है तो वो डेली अलाउंस नहीं देता। जब एम्प्लॉयर आउट स्टेशन अलाउंस देता है तो एम्प्लॉयर उसको ये डेली अलाउंस नहीं देता। अगर मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और पर्सनल खर्चों को मीट आउट करने के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, तो उस केस में आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो मिलती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की। लीस्ट में सरकार ने क्या रखा हुआ है? लीस्ट में सरकार ने रखा हुआ है जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है उसका 70% या फिर ₹10,000 महीना, दोनों में जो भी लोअर है। 70% ऑफ द अलाउंस और ₹10,000 दोनों में जो भी लोअर है।
इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस दे रहा है, अंडरग्राउंड अलाउंस किसको दिया जाता है? उन उन एम्प्लॉइज को जो माइंस में काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप माइंस में काम करते हो तो उस केस में आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलती है, और अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट रहती है। इसके बाद मान लो आप ट्राइबल एरिया में जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस दे रहा हो। ट्राइबल एरिया अलाउंस जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है बेटा अप टू 200 पर मंथ, वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 200 पर मंथ। इसके बाद अदर नोटिफाइड अलाउंसेस निकल कर आते हैं, इन्हें आप लोग एक बार सेल्फ से रीड कर लेंगे। यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग एक बार सेल्फ से रीड कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला अलाउंस निकल कर आता है राजा बेटा, अगला अलाउंस निकल कर आता है हाउस रेंट अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस क्यों देता है? सर आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस देता है हाउस का रेंट पे करने के लिए, राइट। हाउस रेंट अलाउंस के लिए सेक्शन 1013 ए आपसे क्या कहता है? सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? तीन लिमिट सरकार ने सेट करी है, तीन लिमिट सरकार ने सेट करी है, इन तीनों लिमिट्स में जो भी मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट निकल कर आती है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। मैथमेटिकली अगर लिखें तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहते हो तो दूसरी लिमिट आपके लिए निकल कर आती है 50% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा आप कहीं पर रहते हो तो लिमिट निकल कर आती है 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। और तीसरा पॉइंट आपके पास आता है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 50 और 40% ऑफ द सैलरी एंड एचआरए रिसीव्ड। इन तीनों में जो भी आपका लीस्ट है, इन तीनों में जो भी आपका लीस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पे जो वर्ड सैलरी लिखी हुई है उस सैलरी का मतलब क्या है? सर यहां पे जो वर्ड सैलरी लिखा हुआ है, यहां पे सैलरी का मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या क्या आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में तीन चीजें आती हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में डियरनेस अलाउंस आता है, और वो वाला आता है जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डीए दे रहा है मान लो 10,000 रुपए, और रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट केवल 60% बनता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाली सैलरी वाला डीए 10,000 का 60% हो जाएगा। तो जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वही वाला लेना है। तीसरी चीज यहां पर जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है कमीशन, और कमीशन एरी गैरी नत्थु खैरे वाले नहीं लेनी। कमीशन यहां पर आपको लेनी है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कमीशन आपको लेनी है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब आपके जो टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे जो मिलती है वो वाली कमीशन आपको यहां पर लेके चलनी है। तो सैलरी में तीन चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी आती है, डीए आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, और चौथी चीज यहां पर, सॉरी तीसरी चीज जो यहां पर निकल कर आती है वो निकल कर आती है कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब एक बात समझना मेरे बेटा, एचआरए की जो एग्जेम्पशन होती है वो चार चीजों पर डिपेंड होती है। एचआरए की जो एग्जेम्पशन होती है वो चार चीजों पर डिपेंड होती है। एक होता है आपका रेंट पेड, एक होता है आपका रेंट पेड कि आप कितना रेंट दे रहे हो, एक होता है आपकी लोकेशन कि आप कहां पर हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हो तो 50% हो जाता है, अदर सिटी में हो तो 40% होता है। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी सैलरी, और चौथी चीज होती है आपका एचआरए कितना मिल रहा है। इन चारों चीज में से अगर किसी भी चीज में चेंज आता है तो उस केस में आपकी जो एचआरए की एग्जेम्पशन होती है वो अलग अलग पीरियड की निकलेगी, ठीक है। इफ देयर इज एनी चेंज इन एचआरए, अगर आपका एचआरए में कोई चेंज आ रहा है, सैलरी में कोई चेंज आ रहा है, रेंट पेड में कोई चेंज आ रहा है, लोकेशन ऑफ एकोमोडेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो आपकी जो एग्जेम्पशन है वो कंप्यूट करी जाती है सेपरेटली फॉर ईच सच चेंज। जितनी बार आपकी जितनी बार आपकी चीजों में चेंज आ रहा है उतनी बार आपको क्या करना पड़ता है? कंप्यूटेशन ब्रेक करना पड़ता है। ध्यान से देखना, मान लो आपका जो रेंट पेड है, मान लो आपका जो रेंट पेड है, ठीक है, आपका जो रेंट पेड है वो चेंज हो रहा है। ये है आपका अप्रैल का महीना, ये है आपका मार्च का महीना, ये है आपका अप्रैल का महीना, ये है आपका मार्च का महीना। अब मान लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं मेरी बात, आपने 31 अक्टूबर तक रेंट दिया है 10,000 रुपए। 31 अक्टूबर तक आपने रेंट दिया है 10,000 रुपए, उसके बाद आपका रेंट 11,000 रुपए हो गया, ठीक है। अच्छा, आपका जो एचआरए है, आपका जो एचआरए है, ठीक है, आपका जो एचआरए है, ये रहा अप्रैल, ये रहा मार्च। आपका जो एचआरए है वो मान लेते हैं कि आपको 31 ऑफ जुलाई तक आपको एचआरए मिलता था 10,000 रुपए, आपको एचआरए मिलता था 10,000 रुपए, जो बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया, जो बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया। ध्यान से मेरी बात सुनना,
पहले आपको रेंट पेड था 10,000 रुपए, जो बाद में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। आपका एचआरए था पहले 10,000 रुपए, जो बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया। तो पहला चेंज आपके पास कहां निकल कर आया? पहला चेंज आपके पास कहां निकल कर आया? पहला चेंज आपके पास 31 जुलाई को निकल कर आया। दूसरा चेंज आपके पास कहां निकल कर आया? दूसरा चेंज आपके पास 31 ऑफ अक्टूबर को निकल कर आया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप पहली कैलकुलेशन अप्रैल से लेकर जुलाई तक की करोगे। पहली कैलकुलेशन आप अप्रैल से लेकर जुलाई तक की करोगे। दूसरी कैलकुलेशन आप अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की करोगे। फिर तीसरी कैलकुलेशन आप नवंबर से लेकर मार्च तक की करोगे। तीसरी कैलकुलेशन आप नवंबर से लेकर मार्च तक की करोगे। ठीक है, ठीक है। तो पहली बार आपका चेंज आया था, 31 जुलाई को, तो यहां पे आपका ब्रेक लग गया। फिर अगला चेंज आपके पास आया 31 अक्टूबर को, फिर आपका ब्रेक लग गया। तो जितनी बार आपका चेंज आएगा उतनी बार आप सेपरेट करते जाओगे एग्जेम्पशन को। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेटा अलग चलेगा, उसकी एग्जेम्पशन अलग हो जाएगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का डेटा अलग चलेगा, उसकी एग्जेम्पशन अलग हो जाएगी। नवंबर से लेकर मार्च तक का डेटा अलग चलेगा और उसकी एग्जेम्पशन आपकी अलग हो जाएगी। और इसी के साथ आपके जो अलाउंसेस हैं वो कवर अप हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 की। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन मिलती है ग्रॉस सैलरी में से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 16(1)(a) की। सेक्शन 16(1)(a) जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है। सरकार कहती है कि हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 50,000 रुपीज की। ग्रॉस सैलरी या फिर 50,000 रुपीज, दोनों में जो भी लोअर है उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 16(2), एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। वो आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। और ये आपका जाकर कहां पर ऐड हो जाता है? सर, ये आपका जाकर ऐड हो जाता है ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपके ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16(2). मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक ही ट्रीटमेंट है, वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है और वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के दो ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनता है और दूसरा ट्रीटमेंट कि उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन कितने की मिलती है? सर, आपके पास 3 लिमिट्स हैं, उन तीनों में जो भी लोअर है आप उसका एग्जेम्पशन यहां पर क्लेम कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल कर आता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी का 20%, सीलिंग लिमिट 5,000 रुपीज, या फिर जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 रुपीज, या फिर जितना अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, तीनों में जो भी आपका लीस्ट है बेटा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये आता है सेक्शन 16(3) में। प्रोफेशनल टैक्स कौन इंपोज करता है? प्रोफेशनल टैक्स इंपोज करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसका डिडक्शन आपको मिलता है पेड बेसिस पे। अगर आपने इसको एक्चुअली में पे किया होगा तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो ग्रॉस सैलरी में से उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया है। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो ये परक्विजिट बन जाता है और ग्रॉस सैलरी में जाके ऐड हो जाता है और बाद में इसका डिडक्शन मिल जाता है आपको सेक्शन 16(3) में। मतलब अगर एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो एक ही ट्रीटमेंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो दो ट्रीटमेंट, पहला वो परक्विजिट बन गया और ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और दूसरा ट्रीटमेंट की ग्रॉस सैलरी में से एज अ डिडक्शन वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ओके सर? हाँ जी सर, ओके। चलिए अब बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी क्या होती है सर? ग्रेचुटी एक ग्रेशियस पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है उसके मेरिटोरियस एफर्ट्स के लिए, उसके एम्प्लॉयर के साथ जो एसोसिएशन है उसके लिए, राइट? तो सर पहले ये वॉलंटरली दी जाती थी, लेकिन बाद में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बन गया जिसके तहत ये देना मैंडेटरी हो गया। कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है ग्रेचुटी का पेमेंट करना, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर
जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते वो वॉलंटरली क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी पे करते हैं, राइट। अच्छा, अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है, जनरली ये कब मिलती है, जब आप 5 साल की सर्विसेज देते हो अपने एम्प्लॉयर को, तब अगर आपने 5 साल तक अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी हैं तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिल रही है तो राजा बेटा ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिल रही है, अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिल रही है, देन दिस ग्रेचुटी इज फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा सर, अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसके लीगल हायर को ग्रेचुटी मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो सर उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर अदर एम्प्लॉय है जो कि कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो इस केस में राजा बेटा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। 3 लिमिट बनी हुई है, उन 3 लिमिट में जो भी आपका मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहली लिमिट है 20 लाख रुपीस, ये सीलिंग लिमिट है। दूसरी लिमिट है आपकी ग्रेचुटी रिसीव की, और तीसरी लिमिट है 15 डेज सैलरी of last drawn salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 month। 15 days सैलरी का मतलब 15/26, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब सर जब आपका रिटायरमेंट हुआ उस वक्त आपकी जो सैलरी चल रही थी उसको बोलते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी। जब आपका रिटायरमेंट हुआ तब आपकी जो सैलरी चल रही थी उसको बोलते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी। और सीवाई का मतलब है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब यहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, लास्ट ड्रॉन सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है। डीए चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने चाहे ना बने, दोनों ही केसेस में वो इंक्लूड किया जाता है। मतलब अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर पोगा, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर पोगा तो लास्ट ड्रॉन सैलरी में बेसिक सैलरी आती है और डीए आता है। डीए में डीए वो वाला आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, और वो भी आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ना बने। यानी कि डीए जो है वो हमेशा 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 इंक्लूड किया जाता है, राइट, हमेशा हमेशा इंक्लूड किया जाता है। कंप्लीटेड ईयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो फ्रैक्शन ऑफ द सर्विस है वो 6 महीने से ज्यादा है तो उसे कंप्लीटेड ईयर मान लिया जाता है। जैसे आपने 26 साल और 4 महीने काम किया तो आपका फ्रैक्शन 6 महीने से कम है, तो इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे, कंप्लीटेड ईयर 26 मानेंगे। अगर आपने 26 साल और 7 महीने काम किया तो आपका फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है, और अगर फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है तो इसे कंप्लीट ईयर मान लेंगे। यानी कि 26 साल और 7 महीने को 27 साल मान लिया जाता है। 26 साल और 7 महीने को 27 साल मान लिया जाता है। अब अगर आपने 26 साल और 6 महीने काम किया है तो अगेन आपका जो फ्रैक्शन है वो 6 महीने को एक्सीड नहीं कर रहा, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे और 26 साल ही कंसीडर करेंगे। मतलब अगर फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 26 साल 6 महीने और 1 दिन काम किया, अगर आपने 6 महीने और 1 दिन काम किया यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 6 महीने से ज्यादा है, तो यहां पर अपन 27 साल को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, एक और चीज समझना, यहां जो सीलिंग लिमिट लिखी हुई है 20 लाख रुपीस, ये एक असेसी की जीवन काल की एग्जेम्पशन है। मतलब एक असेसी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो अवेल कर सकता है ग्रेचुटी की वो 20 लाख है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा चुका है तो उस केस में उसका ये सीलिंग लिमिट उतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर जे जो है वो पहले ए लिमिटेड में काम करते थे और ए लिमिटेड से उनको ग्रेचुटी मिली थी 5 लाख रुपए की, जिसमें से उन्होंने 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करवा लिए थे। अब उन्होंने बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया है, तो बी लिमिटेड से अब वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना ले सकते हैं, तो 20 लाख में से 4 लाख रुपए जो उन्होंने ए लिमिटेड से एग्जेम्प्ट करवा लिए थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि बी लिमिटेड से मैक्सिमम एग्जेम्पशन उनको 16 लाख रुपए की ही मिल पाएगी। तो जितनी बार आप ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवाते जाओगे उतनी बार ये सीलिंग लिमिट उतनी अमाउंट से रिड्यूस होती जाएगी। मैक्सिमम आप अपने जीवन काल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकते।
इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है कि अगर आप कवर्ड नहीं हो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, मतलब आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो इस केस में क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अगेन पहला अमाउंट सेम है 20 लाख रुपीस, दूसरा अमाउंट सेम है ग्रेच्युटी रिसीव्ड, तीसरे अमाउंट में फर्क है। तीसरे अमाउंट में आपको लेना है हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। यहां पे कंप्लीटेड ईयर में फ्रैक्शन को कभी भी इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, यहां पे कंप्लीटेड ईयर में फ्रैक्शन को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब 26 साल 4 महीने हो, 26 साल 6 महीने हो, 26 साल 11 महीने हो, ये सारी की सारी चीजों को 26 साल ही माना जाएगा। ये 4 महीने 6 महीने 11 महीने को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर आप पोगा में कवर्ड नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर का मतलब कंप्लीटेड ईयर ही है, फ्रैक्शन को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उस महीने से पहले की 10 महीने की सैलरी, जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उस महीने से पहले की जो 10 महीने की सैलरी है उसमें उसको अपन कंसीडर करते हैं नॉट कवर्ड अंडर पोगा में। अब सर एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी का मतलब तो बता दिया, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। अब सर सैलरी में क्या क्या आएगा वो बता दो। तो सैलरी में आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आएगी, यानी कि बेसिक सैलरी आएगी, जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है वो आएगा, कमीशन निकल कर आएगी जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड होती है। तो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का पार्ट है उसे आप कंसीडर करके चलेंगे। एवरेज सैलरी में आपको 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिटायरमेंट होता है 15 जनवरी को, फॉर एग्जांपल आपका रिटायरमेंट होता है 15 जनवरी 23 को, तो इस केस में आपके जो प्रीसीडिंग 10 मंथ्स हैं, इस केस में आपके जो प्रीसीडिंग 10 मंथ्स है वो कौन कौन से होंगे सर, दिसंबर से आप पीछे जाओगे, यानी कि आप मार्च से लेकर मार्च 22 से लेकर दिसंबर 22 की सैलरी को कंसीडर करोगे। मार्च 22 से लेकर दिसंबर 22 की सैलरी को आप यहां पे कंसीडर करोगे एवरेज सैलरी के रूप में। ग्रेच्युटी हमने कवर अप कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं मित्रों पेंशन की। पेंशन क्या होती है सर, पास सर्विसेज रेंडर के लिए, पास सर्विसेज रेंडर के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं पेंशन। पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड और एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही के लिए ये मेरे बेटा फुल्ली टैक्सेबल होती है। अब अगर मैं बात करूं कम्यूटेड पेंशन की, तो कम्यूटेड पेंशन एक लमसम पेंशन होती है, कम्यूटेड पेंशन एक लमसम पेंशन होती है, अनकम्यूटेड पेंशन आपकी मंथली पेंशन होती है। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो कि मंथली पेंशन है, ये आपकी हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी पेंशन को कम्यूट कर रहा है, आपको लमसम में पेंशन दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लमसम पेंशन के केस में एग्जेम्पशन मिलती है। अगर आप माता रानी की कृपा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो उस केस में आपकी टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का आधा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब फोकस करना, कम्यूटेड पेंशन का 1/3 या कम्यूटेड पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा, टोटल पेंशन का 1/3 और टोटल पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट हो रहा है। टोटल पेंशन कैसे निकलेगी, आपकी जो कम्यूटेड पेंशन होती है, आपकी जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो होती है टोटल पेंशन का सर्टेन परसेंटेज, वो होती है टोटल पेंशन का सर्टेन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपने 20% ऑफ टोटल पेंशन को कम्यूट करवाया, आपने टोटल 20% ऑफ टोटल पेंशन को कम्यूट करवाया और कम्यूट करा के आपको रिसीव हुए फॉर एग्जांपल लेट सपोज 20,000 रुपए। आपने अपनी 20% पेंशन को कम्यूट करवाया और आपको रिसीव हुए फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, ठीक है, आपको रिसीव हुए 2 लाख रुपए। तो भाई आपने टोटल पेंशन का 20% कम्यूट करवाया, आपको मिले 2 लाख रुपए, तो आपकी टोटल पेंशन कितनी होगी, आपकी टोटल पेंशन कितनी होगी सर, 2 लाख को 20% से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 लाख रुपए। विच मीन्स दैट कि टोटल पेंशन कैसे निकलेगी, टोटल पेंशन निकलेगी जो कम्यूटेड पेंशन है उसको डिवाइड करा दिया जाएगा कम्यूटेशन के परसेंटेज से। आपकी कम्यूटेड पेंशन को डिवाइड करा दिया जाएगा कम्यूटेशन के परसेंटेज से, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल पेंशन। अब बात कर लेते हैं मित्रों लीव इनकैशमेंट के बारे में। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको साल में कुछ पेड लीव्स देता है। अगर वो पेड लीव्स को अवेल ना करके आप ऑफिस जाते हो और अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देते हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपको जो सैलरी देता है वो तो देगा ही, लेकिन आपको एडिशनली एक्स्ट्रा पेमेंट देगा उन छुट्टियों की जो आप अवेल कर सकते थे लेकिन आपने अवेल नहीं करी। इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट।
अब अगर आपको लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर आपको ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है मित्रों। अच्छा, अगर ये आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है और आप माता रानी की कृपा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, माता रानी की कृपा से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है और आप माता रानी की कृपा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में ये लीव इनकैशमेंट आपके लिए क्या हो जाता है, उस केस में ये लीव इनकैशमेंट आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिट सरकार ने बनाई है। पहली लिमिट है जितना एनकैशमेंट आपको रिसीव हुआ है, दूसरी लिमिट है 3 लाख रुपए, अगेन ये सीलिंग लिमिट है, जितनी बार आप अपना लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट करवाते जाओगे उतनी बार ये 3 लाख की लिमिट रिड्यूस होती जाएगी। मतलब एक असेसी अपने जीवन काल में 3 लाख रुपए से ज्यादा का लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकता। तीसरी लिमिट है 10 महीने की एवरेज सैलरी, और चौथी लिमिट है लीव एट क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब वही है रिटायरमेंट की डेट से पहले के 10 महीने की सैलरी। फोकस करिएगा, यहां पे रिटायरमेंट के मंथ से पहले के 10 महीने ले रहे थे, ग्रेचुटी के केस में रिटायरमेंट के मंथ से पहले के 10 महीने ले रहे थे, यहां पे रिटायरमेंट की डेट से पहले के 10 महीने ले रहे हैं। मतलब अगर आपका रिटायरमेंट 16 जनवरी को हुआ है, अगर आपका रिटायरमेंट 16 जनवरी को हुआ है तो यहां पे आपके जो 10 महीने की सैलरी ली जाएगी वो ली जाएगी 15 मार्च 22 से 15 जनवरी 23 तक। बात समझ रहे हो? तो लीव इनकैशमेंट में मंथ ऑफ रिटायरमेंट नहीं देखते, डे ऑफ रिटायरमेंट देखते हैं। ग्रेचुटी के केस में डे ऑफ रिटायरमेंट नहीं देखते, मंथ ऑफ रिटायरमेंट देखते हैं। तो यहां पे जो एवरेज सैलरी का वर्ड लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी का मतलब हो गया बेटा जी यहां पर आपका इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट से 10 महीने पहले की सैलरी, राइट। अच्छा, इसके बाद लीव एट क्रेडिट यहां पर कैसे निकलेगा? लीव एट क्रेडिट निकाला जाएगा कि मैक्सिमम आपको 30 डेज के हिसाब से कितनी लीव्स अवेलेबल थी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। सबसे पहले हम यह पता लगा लेंगे कि आपके पास कितनी लीव्स अवेलेबल थी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। मैक्सिमम 30 डेज की लीव्स ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 20 डेज की लीव देता है और आपने 26 साल और 10 महीने काम किया है तो 20 डेज इंटू 26 ईयर कर देंगे। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 30 डेज की लीव देता है और आपने 26 साल और 10 महीने काम किया है तो 30 डेज इंटू 26 ईयर कर देंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 40 डेज की लीव देता है हर साल और आपने 26 साल और 10 महीने काम किया है तो 40 नहीं लेंगे, मैक्सिमम 30 लेते हैं, मैक्सिमम 30 लेते हैं। तो 26 ईयर्स के लिए 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करी जाएगी। तो अगर एम्प्लॉयर 30 से कम दे रहा है तो एम्प्लॉयर जितनी छुट्टियां दे रहा है, और अगर एम्प्लॉयर 30 से ज्यादा दे रहा है तो मैक्सिमम 30 ही हम कंसीडर करेंगे। तो जितनी लीव्स अवेलेबल है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसमें से माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जो आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अवेल कर ली थी, इसमें से माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जो आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इन कैश करवा ली थी। तो लीव्स अवेल्ड को माइनस कर देंगे, लीव्स इन कैश को माइनस कर देंगे, आपके पास लीव एट क्रेडिट इन डेज निकल आएगा। और इसको जब आप 30 से डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको 30 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लीव एट क्रेडिट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मंथ। आपके पास लीव एट क्रेडिट निकल कर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मंथ। तो भाई 4 लिमिट है आपके पास, लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड 3 लाख रुपीस, 10 मंथ की एवरेज सैलरी, या फिर लीव एट क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। इन चारों में जो भी मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीव एट क्रेडिट कैसे निकालेंगे सर? लीव्स अवेलेबल फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर निकाल लेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम 30 डेज की लीव ही कंसीडर करनी है। इसमें से माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जो एम्प्लॉय ले चुका है, इसमें से माइनस कर देंगे वो छुट्टियां जिनके एम्प्लॉय पैसे ले चुका है, राइट। इसके बाद जो निकल कर आएगा दैट विल बी लीव एट क्रेडिट इन डेज, और उन लीव एट क्रेडिट इन डेज को हम डिवाइड कर देंगे 30 से, हमारे पास निकल कर आ जाएगा लीव एट क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ मंथ। इसके बाद अगला टॉपिक निकल कर आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये आप लोग को सेल्फ करना होता है, ये हम क्लास में नहीं कराएंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आपको सेल्फ करना है, ये भी हम क्लास में नहीं कराएंगे। इससे जनरली एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेटा प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड क्या है सर? प्रोविडेंट फंड एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है एम्प्लॉय के लिए, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोविडेंट फंड होते हैं हमारे पास 4 तरीके के। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, ये फंड एम्प्लॉयर बनाता है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में जाके आप इसको खुलवा सकते हैं। पीपीएफ एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं करता, ये एम्प्लॉय के लिए है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। इसके अंदर एम्प्लॉय पैसा डाल सकता है, इसके अंदर बिजनेस करने वाला पैसा डाल सकता है, इसके अंदर प्रोफेशन वाला बंदा पैसा डाल सकता है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए पीपीएफ गवर्नमेंट ने खुलवाया हुआ है, राइट। तो यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। यहां पे गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। अब हमें यहां पे चेक करना है कि जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोविडेंट फंड में उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका क्या होगा, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है उसका क्या होगा, और जब विड्रॉ करेंगे प्रोविडेंट फंड से उसका क्या होगा। चार चीजों का ट्रीटमेंट समझना है। सर आपने जो पैसा एज अ एम्प्लॉय इस पे कंट्रीब्यूट किया है उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका क्या होगा, जो इंटरेस्ट आया है उसका क्या होगा, और जो विड्रॉल के वक्त आपने पैसा निकाला है उसका क्या होगा। हमको ये समझ के यहां पे चलना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉयर ने अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूशन किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका एटीसी में रिडक्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लमसम विड्रॉल अगर आपने करी है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। आरपीएफ की बात करूं, अगर आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अप टू 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने अप टू 12% ऑफ आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 12% ऑफ आरबीएस से ज्यादा का अगर कंट्रीब्यूशन किया होगा तो बेटा जी वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में। डिडक्शन कैसे मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है आरपीएफ में, अगर वो अप टू 9.5% पर एनम हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। 9.5% पर एनम से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो एक्सेस वाला इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। अगर आपने आरपीएफ से लमसम विड्रॉल करी है तो वो एग्जेम्प्ट होती है अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन कि आपने अपने एम्प्लॉयर को 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है। अगर आपने 5 साल एम्प्लॉयर को कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है और उसके बाद आपने आरपीएफ में से पैसा निकाला है तो उस पैसे की टैक्सेबिलिटी जीरो होती है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 5 साल पूरे नहीं कर पाए, आप 5 साल पूरे नहीं कर पाए, क्यों पूरे नहीं कर पाए, कोई भी ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है, आप 5 साल पूरे नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी ऐसा कारण बन गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की इल हेल्थ, एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया तो 5 साल पूरे कैसे होते। एम्प्लॉय के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाया तो इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। तो इस केस में 5 साल की जो कंडीशन है उसे रिलैक्स कर दिया जाता है। 5 साल से पहले भी अगर आपने पैसा विड्रॉ करा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड हो। अच्छा, तीसरा निकल कर आता है, मान लो पहले आपने ए लिमिटेड के पास काम किया 3 साल, ए लिमिटेड के पास काम किया 3 साल, फिर आपने ए लिमिटेड को छोड़ के बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। आपने क्या किया, ए लिमिटेड के पास जो आरपीएफ का बैलेंस था वो आपने ट्रांसफर करवा दिया बी लिमिटेड के पास। पहले आप ए लिमिटेड में काम कर रहे थे 3 साल, फिर आपने ए लिमिटेड को छोड़ के बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। ए लिमिटेड के पास जो आरपीएफ में पैसा पड़ा हुआ था आपने वो ट्रांसफर करवा लिया बी लिमिटेड में। अब आपने बी लिमिटेड में 2 साल काम कर लिया, तो अब आपके 5 साल जब काउंट करे जाएंगे तो उसमें 3 साल ए लिमिटेड वाले और 2 साल बी लिमिटेड वाले काउंट करे जाएंगे। ऑन द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर आरपीएफ का आप ट्रांसफर कर देते हो आरपीएफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द न्यू एम्प्लॉयर, तो उस केस में 5 साल कैसे काउंट होंगे, 3 साल पिछले एम्प्लॉयर के और 2 साल नए एम्प्लॉयर के काउंट होंगे। इसके बाद निकल कर आता है आपके पास यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यूआरपीएफ में आपका क्या होगा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट करा होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, जिस ईयर में कंट्रीब्यूट किया है वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। बात समझा। आपका आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कब टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। वो कब टैक्सेबल होगा मित्रों, वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। इसके बाद जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो जिस ईयर में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट किस ईयर में टैक्सेबल होगा, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल।
फिर से रिपीट करते हैं, यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होता, विड्रॉल के वक्त टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसको एटीसी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है ईयरली बेसिस पे, वो ईयरली बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, जब लमसम विड्रॉल होगी तब टैक्सेबल होगा। अब जब आप लमसम विड्रॉल करोगे यूआरपीएफ में से, उस विड्रॉल को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। एक टुकड़ा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, एक टुकड़ा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, एक टुकड़ा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, एक टुकड़ा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। मतलब जब आप यूआरपीएफ में से पैसा विड्रॉ करोगे तो उस पैसे को 4 टुकड़ों में बांटा जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वो ईयरली बेसिस पे उस पे डिपॉजिट कर रहा था यूआरपीएफ में, तो उसको कोई भी डिडक्शन एटीसी में नहीं मिल रहा था, मतलब वो ईयरली बेसिस पे ऑलरेडी इस पे टैक्स दे रहा था। तो एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी ईयरली बेसिस पे टैक्स दे चुका है, तो विड्रॉल के वक्त दोबारा से टैक्स नहीं देगा। इंटरेस्ट जो आएगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके बाद बात करते हैं पीपीएफ की। तो पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बता दिया उसका रीजन, क्योंकि ये एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं करता। बाकी इसका पूरा ट्रीटमेंट एसपीएफ के तरीके से होगा। एम्प्लॉय ने जो पैसा पीपीएफ में डाला है उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विड्रॉल पे जो अमाउंट निकाली जाएगी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो पीपीएफ और एसपीएफ का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है एक, हालांकि अभी नहीं आई, बहुत पहले आई थी। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या कहती है, ये अमेंडमेंट कहती है कि सर आपका जो इंटरेस्ट है जो एग्जेम्प्ट हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो रहा है एसपीएफ में, आपका जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो रहा है आरपीएफ में, आपका जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो रहा है पीपीएफ में, ये एग्जेम्पशन आपको जो मिलेगी वो मिलेगी अप टू 2.50 लाख पर एनम ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। मतलब अगर एम्प्लॉय अप टू 2.5 लाख पर एनम कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर एम्प्लॉय अप टू 2.5 लाख पर एनम कंट्रीब्यूट कर रहा है एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ में, तो वहां से आने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सीडिंग 2.5 लाख पर एनम, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सीडिंग 2.5 लाख पर एनम, तो इस केस में जो इंटरेस्ट है अप टू 2.5 लाख पर एनम ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट है अप टू 2.5 लाख पर एनम ऑफ कंट्रीब्यूशन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट है आपका ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाली बात याद है ना आप लोग को, कि सर 2.5 लाख रुपए तक एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो एसपीएफ का हो, आरपीएफ का हो, पीपीएफ का हो, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो भी ब्याज आएगा, वो ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा। अब सरकार कहती है कि ये जो 2.5 लाख की लिमिट है, ये 2.5 लाख की लिमिट इंक्रीज कर दी जाती है 5 लाख पे। ये 2.5 लाख की लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाता है 5 लाख पे अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जीरो है। अगर एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉय की जो ये लिमिट थी 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन वाली, इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया जाएगा 5 लाख रुपीस। याद रहेगी मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों।
अगर एम्प्लॉय ने साल भर में अप टू 2.5 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, तो 2.5 लाख पे जो ब्याज आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 50,000 पे जो ब्याज आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है, एम्प्लॉयर पे नहीं। एम्प्लॉयर पे नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है। एम्प्लॉय ने अगर 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं, तो 2.5 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। 50,000 के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा मित्रों। राइट। अब इसी के साथ हम लोगों ने अलाउंसेस कवर कर लिए, डिडक्शंस कवर कर लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट कर ली। अब हम लोग लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं हमारे चैप्टर के, जिसका नाम है परक्यूजिट्स, और जल्दी से अब हम लोग निपटाते हैं हमारे इन परक्यूजिट्स वाले चैप्टर को। चलिए, परक्यूजिट्स क्या होते हैं बच्चों? परक्यूजिट्स होते हैं सर फैसिलिटीज और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हो सकता है एम्प्लॉइज को रहने के लिए घर दे दे, घूमने फिरने के लिए कार दे दे, घर पे नौकर चाकर दे दे, कुछ गिफ्ट पे दे दे, हॉलीडे की फैसिलिटी दे दे, राइट। तो इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं पर्क्स। और इनकम टैक्स में इन पर्क्स को भी टैक्सेबल करा जाता है, आपको अच्छे से पता है। कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं जो सभी एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, और कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर हम ये समझ लें कौन से पर्क्स ऑल एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल हैं और कौन से पर्क्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल हैं, तो फ्री वाले जो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स हैं वो अपने आप कवर अप हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे उन परक्यूजिट्स के बारे में जो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परक्यूजिट निकल कर आता है वो निकल कर आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो परक्यूजिट निकल कर आता है आपका, वो निकल कर आता है रेंट फ्री और कंसेशनल एकोमोडेशन। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, तो वो घर या तो हो सकता है फर्निश्ड हो सकता है, या तो अनफर्निश्ड हो। वो घर या तो रेंट फ्री हो सकता है, या तो कंसेशनल रेट पे आपको दिया जा सकता है, मतलब जहां पर एम्प्लॉयर आपसे नॉमिनल सा अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो ऐसे केस में हमें तीन चीजों पर फोकस करना है। एक, हमें एकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, आपके घर पे जो फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, एसी है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, सोफा है, जो असेट्स आपको प्रोवाइड करी गई है उनकी वैल्यू। और तीसरा, आपकी जो अमाउंट रिकवर्ड है हमें वो देखनी होती है। तो तीन चीजें आपको देखनी है, एक अकोमोडेशन की वैल्यू, एक असेट्स की वैल्यू, और एक अमाउंट रिकवर्ड। तो पहले मैं बात करता हूं अकोमोडेशन की वैल्यू। अकोमोडेशन की वैल्यू में आपको यह देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आपका एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर का अकोमोडेशन अपना है, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो घर दिया है वो एम्प्लॉयर का अपना है, तो इस केस में अकोमोडेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी। स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी से अब आपका क्या मतलब है? सर, आपका स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी डिपेंड करेगा कि जिस सिटी में आपको घर दिया गया है उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी लिया जाता है। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर ने घर किराए पर लेकर आपको दिया है, इफ द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, देन इन दैट केस आपकी जो अकोमोडेशन की वैल्यू होती है वो होती है रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपकी जो गवर्नमेंट है वो घर की एक लाइसेंस फी, एक एनुअल वैल्यू डिक्लेयर करती है। वो जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है वो हो जाएगी अकोमोडेशन की वैल्यू। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेंट फ्री और कंसेशनल अकोमोडेशन के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक, आपको चाहिए अकोमोडेशन की वैल्यू, एक उसमें जो फर्नीचर दिया गया है उसकी वैल्यू, और एक जो अमाउंट रिकवर है उसकी वैल्यू। अकोमोडेशन की वैल्यू के लिए हमने देखा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी लाइसेंस फी। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है तो उस केस में स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी लिया जाता है, और ये स्पेसिफाइड परसेंटेज पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 7.5%, 10 से ज्यादा है अप टू 25 है तो 10%, और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप 15% ऑफ सैलरी यहां पर ले रहे होते हो। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर आपको दिया है तो इस केस में एकोमोडेशन की वैल्यू होती है रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर।
तो फर्स्ट चीज हमने समझ ली। अब आपके घर पे जो असेट्स प्रोवाइड करी गई हैं उनकी वैल्यू कैसे ऐड करी जाएगी। तो जो असेट्स आपके घर पे रखी हुई हैं अगर वो एम्प्लॉयर की अपनी है तो उस केस में हम ऐड कर देंगे, अकोमोडेशन की वैल्यू में हम ऐड कर देंगे 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर इफ असेट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन की वैल्यू में असेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। असेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर असेट एम्प्लॉयर की अपनी है तो असेट की कॉस्ट का 10% पर एनम उसमें ऐड हो जाएगा। अगर असेट एम्प्लॉयर ने किराए पर ली हुई है तो उस केस में असेट के जो हायर चार्जेस हैं वो अकोमोडेशन की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई अमाउंट एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है तो जो अमाउंट रिकवर है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो अकोमोडेशन की वैल्यू प्लस असेट की वैल्यू माइनस अमाउंट रिकवर्ड, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकल कर आ जाएगा। सर यहां पर जो वर्ड सैलरी का इस्तेमाल हो रहा था, इस सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, फीस और लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो। क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी जाएंगी? सर इसके अंदर जो परक्यूजिट्स का टैक्सेबल पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन के परक्यूजिट वैल्यूएशन के लिए जो सैलरी होती है उसमें परक्यूजिट्स कंसीडर नहीं होते। प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट कंसीडर नहीं होते। एरियर्स और एडवांस सैलरी कंसीडर नहीं होती। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सर आपको सैलरी रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने के लिए जो सैलरी है वो उसी पीरियड की कंसीडर करनी है जिस पीरियड में आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है। अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक मिला है तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने के लिए वो सैलरी भी जुलाई से सितंबर तक की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सैलरी 12 महीने की ले रहे हैं और रेंट फ्री एकोमोडेशन जुलाई से सितंबर का निकाल रहे हैं ना। जितने टाइम पीरियड के लिए आपको एकोमोडेशन मिला है उतने ही टाइम पीरियड की सैलरी यहां पर कंसीडर करी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक से ज्यादा लोकेशन पे एकोमोडेशन दिया हुआ है तो क्या होगा। तो इस केस में पहले 90 डेज के लिए कोई एक एकोमोडेशन टैक्सेबल होता है और 90 डेज के बाद आपके दोनों एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको होटल में एकोमोडेशन दिया है तो उस केस में 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग द एकोमोडेशन इन होटल, दोनों में जो लोअर होगा वो टैक्सेबल होगा। 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में जो भी लोअर होगा वो आपके परक्विजिट की वैल्यू बनेगी। लेकिन होटल का एकोमोडेशन फुल्ली एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आपको होटल में एकोमोडेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन जॉब लोकेशन टू अनदर और आपका होटल में जो स्टे है वो 15 दिन से ज्यादा का नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो होटल का एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। पहली कंडीशन कि आपको जो होटल में एकोमोडेशन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर किया गया है और आपका जो एकोमोडेशन है वो मैक्सिमम 15 डेज का ही है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है फ्रिंज बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 17 टू 8। यहां पे अगर आपको इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन आपके एम्प्लॉयर ने दिया है तो उस केस में क्या होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन दे रहा है, कंसेशनल लोन मतलब सस्ते रेट पे आपको लोन दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो मान लो सर आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है और उसने आपको लोन दिया है हाउसिंग लोन, तो यहां पर बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का। हम आपका परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो बेनिफिट आपको मिला है वो कंसीडर करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको मान लो हाउसिंग लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री और एसबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है 10% पर एनम, तो आपका बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% लिया जाएगा। अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे होती है, मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होती है। तो हर महीने आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका सम कर लिया जाएगा, उसका मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई से करा दिया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 1/12 से करा दिया जाएगा। तो जो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका सम कर दिया जाएगा, एसबीआई के रेट में से एम्प्लॉयर का रेट माइनस कर दिया जाएगा और 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दिस इज द परक्विजिट वैल्यू। मैं एक बार यहां से फिर से लिख देता हूं। सर आपका जो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका सम कर लिया जाएगा, हर महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाला जाएगा, हर महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाला जाएगा, उसका सम कर लिया जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई एसबीआई के रेट से माइनस एम्प्लॉयर के रेट से किया जाएगा। जैसे एसबीआई 10% चार्ज कर रही थी और आपका एम्प्लॉयर 0% चार्ज कर रहा था, तो ये इंटरेस्ट फ्री हो गया, हम 10% लेंगे। एसबीआई 10% चार्ज कर रही थी और आपका एम्प्लॉयर 4% चार्ज कर रहा था, तो हम यहां पे 6% लेंगे, तो इंटू 1/12। ये आपके पास क्या निकलेगी बेटा, ये आपके पास परक्यूजिट की वैल्यू निकल कर आएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो लोन दिया हुआ है, और बहुत सारे लोन दिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं सब लोन का सम करूं, वो सम 20,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 या 2 से ज्यादा लोन दे रखे हैं, और सब लोन का अगर सम किया जाए और वो सम 20,000 रुपीज को एक्सीड नहीं करता, तो इसको पेटी लोन्स बोलते हैं। और पेटी लोन्स के केस में कोई भी परक्यूजिट नहीं कैलकुलेट होता। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, तो उस केस में भी परक्यूजिट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये एक तरीके से टैक्स फ्री परक्यूजिट हो गया। यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप टैक्सेबल परक्यूजिट समझ लेते हो, तो अपने आप टैक्स फ्री परक्यूजिट समझ में आ जाते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एग्रीगेट में 20,000 रुपीज तक का लोन दिया हुआ है, ये पेटी लोन है, पेटी लोन के केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन दिया है, तो इस केस में भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। अदरवाइज आप टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन की? अदरवाइज आप टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन की? मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते हो, उसका सम कर लेते हो। मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते हो, अप्रैल के मंथ के आखिरी में बैलेंस, जुलाई के मंथ में आखिरी में बैलेंस, अगस्त मंथ के आखिरी में बैलेंस। तो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते हो, उसका सम कर लेते हो, मल्टीप्लाई कराते हो एसबीआई के रेट और एम्प्लॉयर के रेट के डिफरेंस के साथ, और मल्टीप्लाई कराते हो 1/12, आपके पास परक्यूजिट निकल कर आ जाता है। अगर पेटी लोन है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन दिया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री फूड और रिफ्रेशमेंट दे रहा है, टी कॉफी स्नैक दे रहा है, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मील दे रहा है, खाने के लिए पैसा दे रहा है, खाने के लिए आपको वाउचर्स दे रहा है, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। कैसे टैक्सेबल होगा सर? जो भी कॉस्ट ऑफ मील है उसमें से माइनस कर देते हैं अमाउंट रिकवर्ड, और अगर ये बेनिफिट अप टू ₹50 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ₹50 के ऊपर का बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि जो भी कॉस्ट ऑफ मील है, ऐसे समझो कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ मील है, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ मील है, इसमें से जो अमाउंट रिकवर्ड है, इसमें से जो अमाउंट रिकवर्ड है वो माइनस हो जाएगी। ये जो निकलेगा दिस इज बेनिफिट, ये जो निकलेगा दिस इज बेनिफिट, ये आपके पास बेनिफिट आया। इस बेनिफिट में से 50 रुपए पर मील का बेनिफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो निकलेगा दैट विल बी टैक्सेबल। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 50 रुपए पर मील तक का बेनिफिट देता है, तो वो बेनिफिट आपका कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। वो बेनिफिट आपका कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसके बाद आता है कि अगर आप यूज कर रहे हो एम्प्लॉयर की एसेट, अगर आप यूज कर रहे हो एम्प्लॉयर की एसेट, अगर आप एम्प्लॉयर की एसेट यूज कर रहे हो, तो क्या होगा सर? उस केस में चेक किया जाएगा जो असेट है क्या वो लैपटॉप और कंप्यूटर है। अगर असेट लैपटॉप और कंप्यूटर है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, वो परक्यूजिट नहीं माना जाता। लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा आपके पास कोई असेट है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट का 10% पर एनम आपके लिए परक्यूजिट बनता है। और अगर एम्प्लॉयर ने वो असेट आपको किराए पर लेकर दी हुई है, तो जितने हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे करे हैं वो परक्यूजिट बन जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी अमाउंट आपसे रिकवर कर रहा है, तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो 10% per annum of the cost of asset, higher charges paid by the employer, less amount recovered shall be the taxable value of the perquisite। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रैवलिंग की, टूरिंग की, एकोमोडेशन की, कहने का मतलब एक हॉलिडे की फैसिलिटी दे रहा है, तो क्या होगा? तो इस केस में आपके एम्प्लॉयर ने जितना भी पैसा खर्च किया है आपकी हॉलिडे फैसिलिटी के लिए, उसमें से माइनस करा दिया जाएगा जितना भी पैसा उसने आपसे रिकवर किया है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको सिंगापुर भेजा, सिंगापुर भेजने में उसका खर्चा आया 1,00,000 रुपए, और उसने आपसे रिकवर कर लिए 20,000 रुपीज, यानी कि आपको 80,000 रुपीज का बेनिफिट मिला। 1,00,000 रुपए के सिंगापुर टूर के लिए आपको केवल 20,000 रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि 80,000 का बेनिफिट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर में है और उसके साथ उसका कोई फैमिली मेंबर उसको अकंपनी करता है, और एम्प्लॉय का और फैमिली मेंबर दोनों का खर्चा अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉय क्योंकि ऑफिशियल टूर पे है, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो उसके हाथ में बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो फैमिली मेंबर के ऊपर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वो उसके हाथ में एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे है
और उसके साथ उसका फैमिली मेंबर एकम्पनी करता है, तो एम्प्लॉयर उस फैमिली मेंबर पे जो पैसा खर्च करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय एक ऑफिशियल टूर पे गया था और वो ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड कर दिया जाता है पर्सनल टूर पे, तो पर्सनल टूर पे जितना भी खर्चा होगा दैट शैल बी टैक्सेबल। ऑफिशियल टूर पे गया था और ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड कर दिया गया पर्सनल टूर पे, तो पर्सनल टूर पे जितना भी खर्चा होगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। अगला निकल कर आता है गिफ्ट टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट देता है बेटा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काइंड गिफ्ट देता है बेटा तो उस केस में वो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 रुपए के ऊपर टैक्सेबल होता है। ये 5,000 रुपए जो लिमिट है बेटा एग्रीगेट में है। साल भर में अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, और साल भर में अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रखी है तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च कर रहा है आपके पर्सनल पर्पसेस के लिए, लेस अमाउंट रिकवर्ड, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर का क्रेडिट कार्ड है और वो क्रेडिट कार्ड मैं स्वाइप करता हूं, उस पे मान लो मैंने 1,00,000 रुपए की कुछ पर्सनल शॉपिंग करी और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे केवल और केवल 30,000 रुपीज ही रिकवर करे। मैंने कार्ड को स्वाइप किया अपने पर्सनल काम के लिए, 1,00,000 रुपए खर्च कर दिया कार्ड में से, कार्ड एम्प्लॉयर का है और एम्प्लॉयर ने मुझसे सिर्फ 30,000 रुपीज लिए, तो इस केस में जो 70,000 रुपीज है वो क्या हो जाएगा, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्लब फैसिलिटी मेरे को दी जा रही है और मैं क्लब का इस्तेमाल अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा हूं, तो क्लब के ऊपर जो भी मेंबरशिप फीस लगती है, जो भी एनुअल फीस लगती है, जो मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है मेरे बिहाफ पे, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों ही केसेस में अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रही है तो वो माइनस कर दी जाती है। इसके अलावा आपको कोई और बेनिफिट मिल रहा है तो उस केस में जितना भी पैसा एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है माइनस जितना अमाउंट आपसे रिकवर हो रहा है दैट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको टेलीफोन फैसिलिटी दी है, आपके घर पे टेलीफोन है और वो टेलीफोन का बिल आपका एम्प्लॉयर पे करता है, टेलीफोन अलाउंस नहीं है, टेलीफोन फैसिलिटी है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको टेलीफोन की फैसिलिटी दी हुई है तो वो फैसिलिटी राजा बेटा क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन का बिल पे कर रहा है, आपके मोबाइल का बिल पे कर रहा है, देन इट इज अ फैसिलिटी, इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मंथली कुछ पैसा दे रहा है टेलीफोन के लिए, मोबाइल के लिए, फॉर एग्जांपल वो आपको महीने के 5,000 रुपए देता है टेलीफोन के लिए, मोबाइल के लिए, तो वो एक अलाउंस है और अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन आपका जो भी बिल आता है वो 2,000 भी आ सकता है, 2,500 भी आ सकता है, 3,000 भी आ सकता है। आपके मोबाइल का, आपके टेलीफोन का जो भी बिल आता है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, देन इट इज अ फैसिलिटी, और टेलीफोन फैसिलिटी जो होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 में। उस अमेंडमेंट ने आपसे कहा था कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके आरपीएफ में, आपके नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 80CCD1 में आती है, या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और अगर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख को एक्सीड करता है, तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो आपके हाथ में परक्विजिट के तौर पे टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे आरपीएफ में 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, उसने मेरे 80CCD में 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, और उसने मेरे सुपर एनुएशन फंड में भी 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, तो टोटल ये जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आ रहा है ये कंट्रीब्यूशन 8 लाख का है। इसमें से 7.5 लाख रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो माफ कर दिया जाता है, और 50,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे लिए टैक्सेबल परक्विजिट बन जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर, राइट। 7.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट बन जाता है। अब ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, 7.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आता है वो ब्याज भी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। 7.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आता है वो ब्याज भी टैक्सेबल हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना हुआ है, टैक्सेबल परक्विजिट टीपी इज इक्वल्स टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाइड बाय आर। यहां पर पीसी क्या है, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन। पीसी क्या है, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। जैसे हमारे केस में 8 लाख हुआ था, 8 लाख माइनस 7.5 लाख, 50,000, ये 50,000 पीसी है, इस 50,000 पीसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आर क्या है, आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड पर रुपी। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड पर रुपी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड पर रुपी कैसे निकलेगा,
जो भी इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करा दिया जाएगा फंड के एवरेज से। जितना इंटरेस्ट आया है उसको डिवाइड करा दिया जाएगा फंड के एवरेज से। फंड का एवरेज कैसे निकलेगा? सिंपल है भाई, जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है डिवाइड बाय 2। फंड का ओपनिंग बैलेंस फंड का क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज कर देंगे, फंड का एवरेज आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है प्लस आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें से ओपनिंग वाला बैलेंस हटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? आपका जो क्लोजिंग है प्लस जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर ओपनिंग वाली फिगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे फंड के एवरेज से तो हमारे पास क्या निकल आएगा? आर। उस आर का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। PC1 क्या है सर? करंट ईयर से पहले वाले जो ईयर्स हैं उसमें जो 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो PC1 है। TP1 क्या है सर? करंट ईयर से पहले वाले ईयर में जो 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो TP1 है। तो PC1 पुराने सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, TP1 पुराने सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट इनटू आर। फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। इसके ऊपर मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन कर लेना, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत निकल कर नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद आता है आपका सेल ऑफ मूवेबल एसेट। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी असेट बेच दी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी असेट बेच दी तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में जो भी असेट की बुक वैल्यू है, जो भी असेट की बुक वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे जितना अमाउंट हमने रिकवर किया है एम्प्लॉय से, रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? जो कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करेंगे? अगर कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल दिया गया है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा 50% WDV से। मोटर व्हीकल यानी कि कार अगर दी गई है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा 20% ऑफ WDV से। अदर असेट अगर दी गई है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा 10% SLM से। एक चीज याद रखना, ये जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कंप्लीटेड ईयर के लिए लगता है। मतलब अगर आपने असेट को यूज किया है, अगर आपने असेट को यूज किया है 3 साल और 11 महीने, 3 साल और 11 महीने, तो अपन 11 महीने का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, अपन 3 साल का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स पे 50% WDV, मोटर व्हीकल पे 20% WDV, अदर असेट्स पे 10% SLM का डेप्रिसिएशन लगता है। नोट, डेप्रिसिएशन इन ऑल केसेस इज चार्ज फॉर द कंप्लीटेड ईयर। तो आपने कॉस्ट ऑफ असेट पकड़नी है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू में से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय को माइनस कर देना है, आपके पास टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आता है मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है अपने हॉस्पिटल में तो वो एग्जेम्प्ट होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो एग्जेम्प्ट होती है, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल में तो वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा और कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रही है, जैसे किसी नर्सिंग होम में आपका इलाज करवा दिया गया, किसी प्राइवेट क्लिनिक में आपका इलाज करा दिया गया, किसी नॉन फैमिली मेंबर का इलाज करा दिया गया, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, राइट। तो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है एम्प्लॉय का या फिर फैमिली मेंबर का, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन चारों के अलावा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है इंडिया के बाहर तो उस केस में जितना खर्चा RBI परमिट करेगी फॉर स्टे एंड ट्रीटमेंट, जितना खर्चा RBI परमिट करेगी फॉर स्टे एंड ट्रीटमेंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवल जो किया है आपने अब्रॉड वो आपका एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका ट्रैवल अब्रॉड का खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में बेटा जी ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस केस में ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों अब बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन की, सेक्शन 10(5) रूल 2B। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है सर? आपका एम्प्लॉयर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या फिर रिटायरमेंट के वक्त आपको इंडिया दर्शन की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर इंडिया
का ट्रैवल आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें आप 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नीज का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एग्जेम्पशन केवल और केवल ट्रैवल का मिलता है, यानी कि ट्रैवल पे जो भी टिकट्स का खर्चा होगा या जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आपका रेस्टोरेंट का खर्चा, आपका फूडिंग का खर्चा, आपका लॉजिंग का खर्चा, ये सब की एग्जेम्पशन आपको यहां पर नहीं मिलती, राइट। तो अगर आपने अपनी जर्नी परफॉर्म करी है एयर से, तो उस केस में आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो मिलती है वो मिलती है इकोनॉमी फेयर की। अगर आपने जर्नी परफॉर्म करी है अदर देन एयर, किसी भी मोड से करी हो, अदर देन एयर आपने किसी भी मोड से जर्नी परफॉर्म करी हो, आप ट्रेन से गए हैं, बस से गए हैं, टैक्सी से गए हैं, अपनी कार से गए हैं, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको जो मिलता है वो मिलता है फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ द रेलवे। अगर आप ऐसी जगह पर गए हो जहां पर रेल नहीं जाती, लेकिन वहां पर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको उस रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो डिलक्स क्लास का फेयर है या फिर जो फर्स्ट क्लास का फेयर है उसका मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर सर आप ऐसी जगह पर गए हो जहां पे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में आपको फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ रेलवेज ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड आपको अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब जितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है उतने किलोमीटर के लिए इंडियन रेलवेज का फर्स्ट क्लास का एसी का फेयर आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। बेटा दिस इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन। अगर आपका एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इस अमाउंट से कम होगा, तो जितना आपने स्पेंड किया होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट स्पेंट इससे ज्यादा होगी तो आपको इस अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ जर्नीज मैंने आपको बता दिया, 4 साल के ब्लॉक के अंदर आप मैक्सिमम 2 जर्नीज का ही एग्जेम्पशन ले सकते हो। घूमने फिरने आप जा सकते हो, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं। फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है, स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको अलाउड होती है वो 2 बच्चों की होती है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बर्थ हुए हैं, मतलब जुड़वा बच्चे हुए हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ वन चाइल्ड, एक बच्चा आपके पास पहले से था और उसके बाद आपके मल्टीपल बर्थ हो गए, माता रानी की कृपा हुई और आपके घर पे जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, तो उन जुड़वा बच्चों को एक सिंगल चाइल्ड की तरह कंसीडर किया जाता है और उनकी एग्जेम्पशन दे दी जाती है। मतलब पहले से एक चाइल्ड था और बाद में मल्टीपल चाइल्ड्स आ गए, तो उन मल्टीपल चाइल्ड्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो पहले से आपके 2 बच्चे थे और फिर आपका एक बच्चा हुआ, मतलब पहले आपके ट्विंस थे और बाद में आपका एक बच्चा और हुआ, तो उस बच्चे की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पहले एक बच्चा था, बाद में ट्विंस हुए, तो आपको तीनों बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पहले आपके पास ट्विंस थे और बाद में आपके घर में एक बच्चा और पैदा होता है, तो उस बच्चे का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है। आपके पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर आपके फैमिली में तभी इंक्लूड करे जाएंगे जब वो होली और मेनली आप पे डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वो परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन कौन से होते हैं सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वो होते हैं जो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वो होते हैं सर जिनका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग होता है, मतलब 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग होता है, वोटिंग राइट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन बोलते हैं। या फिर सर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो साल भर में मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा हो, मनी टर्म्स में बेनिफिट ले रहा हो 50,000 रुपीज से ज्यादा, उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आता है गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर और एनी अदर सर्वेंट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके घर पे गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, बेसिकली आपकी हाउस हेल्प अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर अगर हाउस हेल्प अपॉइंट करता है, तो उस केस में जो भी सैलरी एम्प्लॉयर उस हाउस हेल्प को दे रहा है वो आपके हाथ में तभी टैक्सेबल होगी जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे। और अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी अमाउंट आपसे रिकवर कर रहा है तो उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका एम्प्लॉयर ने हाउस हेल्प आपके लिए अपॉइंट करी और वो उसको 10,000 रुपए देता है और वो एम्प्लॉयर आपसे 3,000 रुपए रिकवर करता है। एम्प्लॉयर हाउस हेल्प को 10,000 रुपए देता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 3,000 रुपए रिकवर करता है, तो इस केस में 7,000 रुपीज एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो। लेकिन अगर हाउस हेल्प एम्प्लॉय ने अपॉइंट करी है, हाउस हेल्प एम्प्लॉय ने अपॉइंट करी है और एम्प्लॉय पहले हाउस हेल्प को सैलरी देता है, बाद में एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट ले लेता है, तो इस केस में ये सभी एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाली बात नहीं रह जाएगी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हाउस हेल्प को किसने अपॉइंट किया हो? एम्प्लॉयर ने।
अगर हाउस हेल्प को एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तो हाउस हेल्प को सैलरी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉयर का है, और इस केस में जितना भी सैलरी हाउस हेल्प को दिया जाएगा रिड्यूस बाय अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय अगर हाउस हेल्प को अपॉइंट करता है तो हाउस हेल्प को सैलरी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय का है, और एम्प्लॉय को अगर कोई भी रीइंबर्समेंट मिलती है वो रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है, आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, आपके एम्प्लॉयर के एयरक्राफ्ट चलते हैं, आपके एम्प्लॉयर की बस चलती है, आपके एम्प्लॉयर का रेलवेज है, मतलब इंडियन रेलवेज में आप काम करते हो, राइट। तो इस केस में आपके हाथ में जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, जो भी टिकट का प्राइस है माइनस जो अमाउंट आपसे रिकवर हुआ, जो भी टिकट का प्राइस है माइनस जो भी अमाउंट आपसे रिकवर हुआ। फॉर एग्जांपल, मैं एक बस ट्रैवल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, उस बस ट्रैवल कंपनी से मैंने कानपुर से दिल्ली लगभग लगभग आप ये मानो कि महीने भर में मैंने 3 यानी कि साल भर में लगभग लगभग मैंने 30-35 ट्रिप्स करी है, ठीक है। 30-35 बार मैं दिल्ली गया हूं और वहां से वापस आया हूं, तो टोटल मान लो मैंने 70 जर्नीज परफॉर्म करी है। 35 टाइम्स मैं दिल्ली गया हूं और 35 टाइम्स मैं दिल्ली से वापस आया हूं, और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे एक भी रुपया नहीं लिया। अब मान के चलते हैं कि कानपुर से दिल्ली जाने के लिए एम्प्लॉयर 800 रुपए का टिकट चार्ज करता है, तो मैंने 70 जर्नीज 800 रुपए वाली फ्री ऑफ कॉस्ट में करी, तो 70 इंटू 800 मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर मुझसे कोई अमाउंट रिकवर करी गई है तो वो इसमें से माइनस कर दी जाएगी। 800 की टिकट अगर उसने मेरे को 300 रुपए में दी तो उसने मुझे 500 रुपए का बेनिफिट दिया। 70 जर्नीज मैंने करी और हर जर्नी में मेरे को 500 का बेनिफिट मिला। 70 इंटू 500 35,000 रुपीज मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाए। अगर मैं एयरक्राफ्ट और रेलवेज का एम्प्लॉय हूं तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी दी है और ये उसने अपना सोर्स से दिया है, मतलब मेरे एम्प्लॉयर का बिजनेस है गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, तो अगर एम्प्लॉयर का अपना बिजनेस है तो उस केस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर उसने थर्ड पार्टी से लेकर मुझे दिया है तो जितना पैसा एम्प्लॉयर ने पे करा है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मुझसे कोई अमाउंट रिकवर करी गई है तो उसे रिड्यूस कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवा के दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मेरा एम्प्लॉयर भरता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मेरे घर पे है और बिल मेरा एम्प्लॉयर भर रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी थर्ड पार्टी से आ रही है। नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और मेरा एम्प्लॉयर उसका बिल भर रहा है, तो इस केस में जितना भी बिल मेरा एम्प्लॉयर भर रहा है वो बिल मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मीटर का कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है, मीटर का कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है और बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो इस केस में जो भी बिल एम्प्लॉयर भरेगा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मीटर का कनेक्शन मेरे नाम पे है तो बिल पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और इस केस में मुझे जो भी रीइंबर्समेंट मिलेगी एम्प्लॉयर से वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है ईसॉप, एक बार इसको रीड कर लेना, इजी वाला पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इजी वाला पॉइंट है। एजुकेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से करते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी में आपको ध्यान रखना है क्या, एजुकेशन फैसिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाई है तो वो टैक्सेबल नहीं होती। फैमिली मेंबर को एजुकेशन दी है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। चिल्ड्रन को अगर एजुकेशन दी है तो जितनी सेम लोकेलिटी में उस एजुकेशन की कॉस्ट है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, और इसमें से 1,000 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। इसमें से 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर मान लो मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है, और उस स्कूल में मेरी बहन पढ़ रही है, उस बहन का जो भी फीस मेरा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है और उस स्कूल में मेरी सिस्टर पढ़ रही है और उसकी फीस माफ है। अब मान लो उस स्कूल की जो फीस है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो वो 10,000 पर मंथ मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब मान लो मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है और उस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, राइट, वहां पर भी उसकी भी फीस 10,000 रुपए पर मंथ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10,000 पर मंथ में से 1,000 रुपीज पर मंथ, बच्चों के केस में 1,000 रुपए पर मंथ एग्जेम्पशन हो जाती है। नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कितने भी बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए कुछ भी पैसा रिकवर किया है तो उसे माइनस किया जाएगा। जैसे मान लो मेरा एम्प्लॉयर है, उसका अपना स्कूल है और उस स्कूल में मेरी सिस्टर पढ़ रही है, राइट।
एजुकेशन फैसिलिटी 10,000 रुपीज की है, मेरा एम्प्लॉयर मुझसे 3,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। एजुकेशन फैसिलिटी 10,000 रुपए की है और वो मुझसे 3,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो 7,000 का वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, 7,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का स्कूल है, वहां पर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 10,000 रुपीज की एजुकेशन फैसिलिटी है, वो मेरे से 4,000 रुपए चार्ज कर रहा है, मुझे वो 6,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। 10,000 की फीस के बदले वो 4,000 की फीस चार्ज कर रहा है, मतलब मुझे वो 6,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। इस 6,000 रुपए के बेनिफिट में से 1,000 रुपए का बेनिफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 5,000 का बेनिफिट टैक्सेबल होगा। चाइल्ड के केस में 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी पर मंथ। नंबर ऑफ चाइल्ड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाइल्ड के अलावा कोई और फैमिली मेंबर होगा तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर मुझको ट्रेनिंग दी जा रही है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप दी है, तो स्कॉलरशिप बच्चा अपने मेरिट पे लेता है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप मिल रही है एम्प्लॉयर से, तो स्कॉलरशिप बेटा हमेशा ध्यान रखना बच्चा अपने मेरिट पे लेता है, उस केस में कोई भी परक्यूजेट निकलकर नहीं आता। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी यहां पर क्या है सर? सर एम्प्लॉयर की कार है और इस कार को एम्प्लॉय यूज कर रहा है। एम्प्लॉयर की कार है और इस कार को एम्प्लॉय यूज कर रहा है, और एम्प्लॉय इस गाड़ी को केवल और केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है। तो अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी को एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है, तो इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। एम्प्लॉयर की गाड़ी है और इस गाड़ी को एम्प्लॉय यूज करता है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और इस गाड़ी के जितने भी खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर करता है। इस गाड़ी के जितने भी खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर करता है। तो अगर छोटी गाड़ी है, मतलब गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, तो इस केस में 1,800 रुपए महीना गाड़ी का टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर गाड़ी के साथ ड्राइवर दिया हुआ है, तो ड्राइवर का 900 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है, यानी कि बड़ी गाड़ी है, तो उस केस में 2,400 रुपए पर मंथ गाड़ी का टैक्सेबल हो जाएगा। और गाड़ी के साथ अगर ड्राइवर दिया हुआ है, तो ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ भी टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस केस में अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेवेंट नहीं होती। कितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है ये रिलेवेंट नहीं होता, और कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है एम्प्लॉयर ने, कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है एम्प्लॉयर ने, यह भी रिलेवेंट नहीं होता। फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है छोटी गाड़ी में 1,800, बड़ी गाड़ी में 2,400, और ड्राइवर दिया गया है तो ड्राइवर के 900। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है गाड़ी के, छोटी गाड़ी का 1,800, बड़ी गाड़ी का 2,400, और ड्राइवर दिया है तो 900 रुपए। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और गाड़ी एम्प्लॉय यूज कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, लेकिन गाड़ी के खर्चे एम्प्लॉय मेट कर रहा है, तो इस केस में छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, और ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉय इस्तेमाल कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, लेकिन खर्चे गाड़ी के एम्प्लॉय कर रहा है, बेसिकली पर्सनल खर्चे एम्प्लॉय करता है। छोटी गाड़ी का 900 रुपए, सॉरी, छोटी गाड़ी का 600 रुपए पर मंथ, बड़ी गाड़ी का 900 रुपए पर मंथ, और ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर बेटा जी फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है। यहां पर मैं रेड बॉक्स बना देता हूं, यहां पर आपकी फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। इधर आपके पास इधर आपके पास फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है, ये आपका फ्लैट टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा इनकर किया, एम्प्लॉय से कितना पैसा रिकवर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे फ्लैट टैक्सेबिलिटी आती है। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉय गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। तो सर जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, पेट्रोल के ऊपर, रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, उसमें ऐड कर दिया जाएगा 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। कार का 10% पर एनम ऐड कर दिया जाएगा, और जितना पैसा रिकवर किया है एम्प्लॉय से वो माइनस कर दिया जाएगा। और गाड़ी अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेके दी है, तो इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, हम हायर चार्जेस ऑफ कार को ऐड कर रहे होंगे। तो गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, यूज एम्प्लॉय कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन इस्तेमाल हो रही है केवल और केवल पर्सनल पर्पस पे, तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं एम्प्लॉयर ने, इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी, उसमें प्लस कर देंगे 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। अगर कार किराए पे है तो उसमें प्लस कर देंगे हायर चार्जेस ऑफ द कार, और अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करी गई है तो उसे यहां पर माइनस कर दिया जाए। कोई अमाउंट अगर एम्प्लॉय से रिकवर करी गई है तो यहां पर माइनस कर दिया जाएगा। अगर कार एम्प्लॉय की है
यूज भी एम्प्लॉय करता है लेकिन उसके खर्चे एम्प्लॉयर देता है। कार एम्प्लॉय की है, यूज एम्प्लॉय करता है लेकिन उसके खर्चे एम्प्लॉयर देता है। तो अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए चल रही है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए चल रही है तो छोटी गाड़ी के केस में जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं उसमें से माइनस कर दिया जाता है 1800 रुपए गाड़ी का, 900 रुपए ड्राइवर का। जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं उसमें से माइनस कर दिया जाता है 1800 रुपए गाड़ी का, 900 रुपए ड्राइवर का, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। अगर बड़ी गाड़ी है तो जितना खर्चा किया है एम्प्लॉयर ने उसमें से माइनस हो जाता है 2400 रुपए गाड़ी का, 900 रुपए ड्राइवर का, ये माइनस हो जाता है। ड्राइवर का 900 रुपए तभी माइनस करना जब क्वेश्चन में ड्राइवर की फैसिलिटी हो। अगर ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप इसे माइनस नहीं करेंगे। अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, गाड़ी एम्प्लॉय की है, यूज भी एम्प्लॉय करता है, खर्चे एम्प्लॉयर देता है और गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल पर्पस के लिए। अगर गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जितना अमाउंट रिकवर किया है हमने एम्प्लॉय, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जितना अमाउंट हमने रिकवर किया है एम्प्लॉय से। तो दोस्तों ये था आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन। जैसे कि मैंने बोला था कि यहां पे हम कोई डीप डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। अगर आप एंड तक आए हैं इसका मतलब ये है कि आपने इस रिवीजन को एंजॉय किया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाए। फिर से बता दूं कि इसके नोट्स जो हैं आप लोग को पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेंगे। आप लोगों को द्रोणाचार्य कोर्स जो है उसको एनरोल करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोर्स है, 0 रुपीज इसकी फीस है। जब आप इस कोर्स को एनरोल कर लेंगे तो उसके नोट सेक्शन पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा सेशन बढ़िया लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।